स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट वाला पार्ट रहेगा। ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ एक छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको आधे घंटे में 25 मिनट में 45 मिनट में समझा के निकल जाया जाए। ये एक बड़ा है और बड़ा टॉपिक है। काफ़ी सारे थिंकर्स ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इस वजह से ये बड़ा है और इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो आज हम बचा हुआ जो भी है इसको ख़त्म कर देंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से जो कहता हूँ वही आप में से जो भी बच्चे एक मिनट आप में से जो भी बच्चे नेट, सेट, JRF, PGT, TGT, ठीक है, BA, MA इनकी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका टाइम बेकार होगा। तो चले जाइए और यहाँ पे आपको मिलते हैं लेक्चर तो मिलते ही हैं, नोट्स मिलते हैं, PYQ, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है ना। तो गाइडेंस भी मिलती है आप लोगों को मेरी। 3 टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया है ना। JRF है मेरे पास और MA है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अगर आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी, अच्छी तैयारी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमने जीन ब्लांडेल का कल कर लिया था वर्गीकरण, ठीक है ना। इससे पहले हमने एलन बॉल का किया था, ठीक है। उन्होंने 7 प्रकार से बांटा था और जीन ब्लांडेल ने 5 प्रकार से बांटा था। और अब मॉरिस दुवर्जर, ठीक है ना, ये फ्रांस के हैं। इनका वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो तो अगर एक बेहतर क्वेश्चन बनाना है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दुवर्जर से, एक क्वेश्चन दुवर्जर से बनेगा ही बनेगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इनका है मॉडर्न स्टेट। तो ये इनकी पुस्तक है और 1963 में आई थी। अब ये जो कहते हैं दुवर्जर कहते हैं कि निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली को जन्म देती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है कि जो आगे आएगा वही जीतेगा। ये द्विदलीय प्रणाली को जन्म देती है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह बहुदलीय व्यवस्था को जन्म देती है। भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि जिसको जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उतनी प्रतिशत सीटें उसकी हो जाएंगी, ठीक है ना, उतनी प्रतिशत सीटें उसकी हो जाएंगी। किसी को अगर भारतीय लोकसभा में 5% सीट मिले तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के मुताबिक उसको 25 सीटें मिल जाएंगी, ठीक है ना, उसको 25 सीटें मिल जाएंगी। अगर किसी को 50% वोट मिले तो वो क्या करेगा, वो आधी सीटें उसकी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कार्य करती है। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो अगड़ा आएगा, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही जीतेगा। तो ये क्या द्विदलीय प्रणाली को जन्म देगी और ये बहुदलीय प्रणाली को। मान लो अगर 10 या 20
पार्टियां लड़ रही हैं और सबको कुछ ना कुछ मत तो मिलेंगे, तो वो सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। वो सारी के सारे उसमें जितनी वोट जिसको जितने मिलेंगे उतने उसके सदस्य उस दल के जो नेता हैं उतने आ जाएंगे। दुवर्जन के अनुसार प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली भी द्विदलीय व्यवस्था को जन्म देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली भी द्विदलीय व्यवस्था को जन्म देती है। तो ये तो कुछ बातें हैं, लेकिन अब जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिस दुवर्जन ने दलों का वर्गीकरण पश्चिमी यूरोप के देशों के आधार पर किया है। तो एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि मॉरिस दुवर्जन ने अपना जो दलों का वर्गीकरण दिया है वो किन देशों के आधार पर दिया है? तो अमेरिकी देशों के आधार पर, यूरोपीय देशों के आधार पर, एशियाई देशों के आधार पर, या दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के आधार पर। तो आपको रखना है कि उसका जो अध्ययन था वो यूरोपीय देशों के आधार पर था। अब ये जो बताते हैं, एक तो पहला तो ये आकार के आधार पर बताते हैं, ए आकार के आधार पर कार्डर पार्टी और मास पार्टी बताते हैं। संरचना व कार्यशैली के आधार पर कॉक्स, ब्रांच, सेल, मिलिशिया, ये 4 तरह की पार्टी बताते हैं। और जन्म, उदय और विकास के आधार पर एक आंतरिक पार्टी और बाह्य पार्टी, ठीक है ना। ये इस तरह से तीन आधारों पर उन्होंने वर्गीकरण किया है, आकार के आधार पर और संरचना व कार्यशैली के आधार पर और जन्म और उदय के आधार पर। तो हम इनका एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे कि क्या है भाई। तो पहला है इनका कार्डर पार्टी, जो किसके आधार पर है? आकार के आधार पर। ये दल कुलीन लोगों का दल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ सदस्य जो होते हैं कुलीन लोग होते हैं, ठीक है। चयन में विश्वास न कि चुनाव में कुछ विशिष्ट पेशेवर अभिजनों द्वारा, ठीक है। तो चयन में विश्वास होता है इनका, चुनाव में नहीं होता है। छोटी संख्या बड़ा योगदान। अब इसको समझते हैं, छोटी संख्या, कि इस दल के अंदर कुछ लोग होते हैं जो खास होते हैं, ठीक है, और उन्हीं का योगदान ज़्यादा होता है। तो कांग्रेस में अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस में शुरू से एक कुछ लोगों का उसके ऊपर क्या था, दबदबा था, ठीक है। वो विशिष्ट वर्ग वाले लोग थे और उन्हीं का ही दबदबा था और वही सारे निर्णय लिया करते थे। तो छोटी संख्या थी, बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद विशिष्ट वर्गवादी व केंद्रवादी, और ये जो सारी की सारी पावर्स, डिसीजंस लेना है, पार्टी कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो ये सारे डिसीजंस जो हुआ करते थे वही वर्ग लिया करता था, उसी को एक कार्डर कहा करते थे, ठीक है। ये विशिष्ट वर्गवादी हुआ करते थे। कुछ ही लोगों का नियंत्रण दल पर होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ कुछ लोग होते हैं गिनती के, वही लोग दल का नियंत्रण करते हैं। और संचालन पेशेवर अभिजनों द्वारा होता है, पेशेवर। तो कहने का मतलब है कि भाई थोड़े से लोग होते हैं, उनकी बड़ी थोड़ी संख्या होती है, ये विशिष्ट लोग होते हैं, विशिष्ट वर्ग से आते हैं, और यही लोग क्या करते हैं, पूरे दल पे इनका नियंत्रण होता है। पूरे दल में कौन सी क्या डिसीजंस लेने हैं, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से चुनाव, कौन रैली करेगा, कौन प्रचार करेगा, यही लोग डिसाइड करते हैं। अब ऐसे जो होते हैं इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सिर्फ चुनावों में ये यूज की जाती है ना। विचारधारा तो होगी कि भाई इनकी कुछ विशिष्ट विचारधारा है, लेकिन सिर्फ ये चुनावों के समय में ही सक्रिय होते हैं। अब पार्टी नहीं सक्रिय होती है इसमें, ये कार्डर जो होते हैं ना ये सक्रिय होते हैं। जो विशिष्ट लोग हैं ना ये सक्रिय हो जाते हैं। जब चुनाव आएगा तो ये कुछ लोग जो गिनती के हैं ये बाहर निकल के आ जाएंगे, ये सक्रिय हो जाएंगे, बढ़ चढ़ के भाग में लेने लग जाएंगे। पार्टी नहीं सक्रिय होती है। कार्डर दल सदस्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, ना कि सदस्यों की संख्या पर। इनको ऐसे लोग चाहिए जो क्या कर सकें कि जिनके अंदर विशेष गुण हो, जो क्या कर सकें कि वोट कैच कर सकें, जो पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर सकें, चंदा इकट्ठा कर सकें। भीड़ बढ़ाने पे, संख्या बढ़ाने में इनका कोई
विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इनका कोई विश्वास नहीं होता है। कार्टर दल को अभिजन दल या कॉक्स दल भी कहा जाता है, ठीक है जी। कुछ अभिजनों का इसके ऊपर वर्चस्व होता है, इसीलिए इसको अभिजन दल भी कह दिया जाता है। कार्टर दलों का विकास सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से पहले हुआ था। अब ये जो थे वैश्य मताधिकार से पहले आगे थे, क्यों? क्योंकि शुरू में मत का अधिकार और राजनीतिक अधिकार ये कुछ एक छोटे से वर्ग के हाथों में हुआ करते थे। बाद में विकास होते होते ये वैश्य मताधिकार आया, लेकिन पहले ये अधिकार छोटे लोगों के पास हुआ करते थे। इस वजह से कार्टर दल सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। वैश्य मताधिकार तो बाद में आया। मताधिकार आने के बाद क्या हुआ, मास पार्टियों का जन्म हुआ। जो मास पार्टियां वो होती हैं जो जनता की पार्टियां होती हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे किसी एक विशिष्ट वर्ग का कब्जा नहीं होता है उस पार्टी पे। अब दुवर्जर कार्टर पार्टी को कमजोर अभिव्यक्ति जबकि मास पार्टी को सशक्त अभिव्यक्ति मानता है, ठीक है। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पीजीटी में और नेट जीआरएफ में आया हुआ है कि दुवर्जर ने किसको कमजोर अभिव्यक्ति माना, ठीक है ना। तो ये तो आ चुका है, कमजोर अभिव्यक्ति वाला आ गया है। तो अब ये वाला आ सकता है कि सशक्त अभिव्यक्ति किसको मानता है, तो ये मास पार्टी को मानता है। क्यों? मास पार्टी ज़्यादा लोकतांत्रिक है, ठीक है ना, ये ज़्यादा लोगों तक लोगों के बीच में जाती है। और जो कार्टर पार्टी होती है ये तो विशिष्ट लोगों तक ही रहती है, ठीक है ना, और वही लोग उस दल के नीति निर्णय सब कुछ डिसाइड करते हैं। जबकि मास पार्टी जो है ये हरदम एक्टिव रहती है, ये अपनी संख्या हरदम बढ़ाती रहती है। लेकिन कार्टर पार्टी जो होती है ये सिर्फ चुनावों में ही एक्टिव होती है और ये अब विशिष्ट लोगों को ही रखती है, भर्ती करती है, हर किसी को नहीं रखती है। इसके उदाहरण है वामपंथी, नाजीवाद और फांसीवाद, ठीक है ना। तो ये देख लो, आप चुन चुन के ये लोग भरा करते थे। कार्टर का उदाहरण है ब्रिटेन व कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है। अमेरिकी दल भी कार्टर दल हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिकी दल में आप देखोगे जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो ये अचानक जिंदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ समय तक भारत की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कार्टर दल के आसपास उसकी नीति रही थी, क्यों? उस दल पे कुछ विशिष्ट लोगों का वो हो गया था, कब्जा हो गया था, ठीक है। तो अमेरिकी दल भी कार्टर दल हैं। कार्टर दल का उदाहरण ब्रिटेन कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी है। वामपंथी, नाजीवाद, फांसीवाद ये भी कार्टर दल में आते हैं। तो हमने समझा कार्टर दल क्या है। अब हम समझेंगे मास पार्टी या जनदल किसको कहते हैं। असंख्य सदस्य, ठीक है ना, इसके सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं। ये गांव गांव, घानी घानी, गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला, इनके सदस्य मिलेंगे आपको, हर जगह सदस्य बनाते रहते हैं। और इन्हीं सदस्यों में से नेता का चुनाव होता है। क्या होता है? इन्हीं सदस्यों में से नेता का चुनाव करते हैं। ये व्यापक सदस्यता होती है, ये हर किसी को अपना सदस्य बनाते हैं, हरदम ये संख्या बढ़ाने पे जोर देते रहते हैं और ये हरदम तैयार रहते हैं, हरदम एक्टिव रहते हैं। और ये विधानमंडल के बाहर निर्मित होते हैं। शाखाओं व दल सदस्यता में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। मतलब ये हरदम मास है, जनता की पार्टी है एक प्रकार से, तो जनताओं को इसमें जोड़ती रहेगी। बड़ी संख्या, छोटा योगदान, ठीक है। तो संख्या बहुत बड़ी होगी, बेशक छोटा योगदान देंगे, ये संख्या बढ़ाते रहेंगे अपनी। मतदाताओं के मध्य सदैव सतर्क रहते हैं ये, अभी हरदम सक्रिय रहेंगे, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि इनको अपने मतदाताओं को बढ़ाना है, ठीक है। आज नहीं चुनाव होगा तो 5 साल बाद होगा, तो ये हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, हरदम सक्रिय रहते हैं। जैसे भारत के अंदर जो पार्टियां हैं वो सारी की सारी ऐसी पार्टियां हैं, ठीक है ना। भारत में कांग्रेस जो है ये आप देखोगे कूचे कूचे, घानी घानी, और अब तो आप बीजेपी का भी इसमें नाम जोड़ सकते हो, बीजेपी, ठीक है ना। ये भी जो है आप देखोगे हरदम एक्टिव रहती है, हरदम सक्रिय रहती है। ये भी आप भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है और हरदम सक्रिय रहती है। यूके की मजदूर पार्टी ये भी इसी तरह की पार्टी है, ठीक है। तो ये मास पार्टियां हैं। इनकी खासियत क्या है कि हरदम इनके पास व्यापक सदस्यता है, ये बार बार अपने सदस्य बढ़ाती रहती हैं, ठीक है ना, हरदम सदस्य बढ़ाती रहेगी, चाहे जितनी मर्जी संख्या कर लो। ये हरदम एक्टिव रहती हैं। ये
छोटे योगदान पे वो देती है, महत्व देती हैं, हरदम सक्रिय रहती हैं जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में। अब हमने आकार के आधार पे कर लिया, अब हम करेंगे संगठन के आधार पर, संगठन या संरचना के आधार पर। कॉक्स, ब्रांच, सेल, मिलिशिया, ठीक है ना। तो 4 बनते हैं ये। तो हम पहले करेंगे कॉक्स क्या है। कॉक्स क्या है? कॉक्स क्या है? कॉक्स जो होता है कार्डर दल की तरह है। दुर्वजर के अनुसार अमेरिकी दल कॉक्स संरचना वाले हैं। कॉक्स के अनुसार, दुर्वजर के अनुसार अमेरिका के दल कॉक्स संरचना वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये 5 साल में एक बार पैदा होते हैं, जागते हैं और फिर चुनाव के बाद फिर ये सो जाते हैं। लाखों कार्यकर्ता परंतु संपूर्ण नियंत्रण व सभी निर्णय एक छोटे से समूह के हाथों में होते हैं। अब देख लो क्या हो गया, कार्यकर्ता तो इनके बहुत हैं, कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन जो डिसीजंस लेने का वो है वो सिर्फ एक छोटे से समूह के हाथ में होता है। आम जन से ये दूरी बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये आम जन से दूर रहेंगे, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, पब्लिक से बात नहीं करते हैं, पब्लिक की समस्याएं नहीं सुनते हैं। ये सिर्फ क्या है कि जब इलेक्शन आएगा तो ये उठ जाएंगे, 5-6 महीने पहले पैदा होंगे, प्रचार करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, फिर दूसरा अपने कछुआ जैसे खोल में चला जाता है, उसी तरह से ये खोल में चले जाते हैं, सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं, ठीक है ना। तो कॉक्स पार्टी बिल्कुल वैसी है जैसी कि कार्डर पार्टी है, आकार के आधार पे। अब इनका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य भाई सत्ता प्राप्त करना, ठीक है ना। सत्ता प्राप्त कर लेंगे बस, उसके बाद अपने कछुए वाले खोल में चले जाएंगे, उसके बाद ये नजर नहीं आएंगे, फिर अगले चुनाव में नजर आएंगे। तो ऐसी पार्टियां हैं, ये कॉक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका की जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां वो कॉक्स कहलाती हैं। मैंने 2 बार लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं। ब्रांच करते हैं। ब्रांच क्या है भाई? ब्रांच शाखा दल है, ये अपनी शाखाएं बनाते हैं, जैसा नाम से ही पता है ब्रांच। ये अलग अलग ब्रांचें फैलाते जाएंगे, पूरे देश में ब्रांचेज फैलाएंगे और हर समय सक्रिय रहते हैं। अगर आपको ब्रांच फैलाना है तो वैसे ही आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका राज्य, जिला, गांव, मोहल्लों तक अपनी शाखाएं बनाते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। नेता चयन व निर्णय की प्रक्रिया में अभी शाखाएं इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, ठीक है ना। शाखाएं डिसाइड करेंगी कि हमारे जिले का या हमारे प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, क्या करना है। तो इसमें ब्रांचों का भी बहुत महत्व हो जाएगा, ठीक है ना। शाखाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। अब यूके की लेबर पार्टी और इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसी का ब्रांच का उदाहरण है, ठीक है। ये तो गली गली घानी घानी इन लोगों ने अपना बना रखा है, ठीक है। तो ये जाएंगे, पब्लिक के बीच में रहते हैं, हरदम सक्रिय रहेंगे, चुनाव हो चाहे ना हो, ये हरदम सक्रिय रहते हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाते हैं और ब्रांचेस खोलते हैं और उन ब्रांचों को से क्या बोलते हैं, राय लेते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या कैसे निर्णय करना है, क्या निर्णय करना है, क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सेल, ब्रांच, कॉक्स, ब्रांच, सेल, मिलिशिया। अब सेल जो है ये प्रत्येक, ये मतलब छोटी इकाई होती है। क्या होता है? छोटी इकाई। जैसे सेल होते हैं ना, कोशिकाएं होती हैं, ये नजर नहीं आती। आप देखोगे ना, आपके बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं छोटी छोटी होती है, नजर नहीं आती हैं। तो उसी तरह से सेल भी एक ऐसा दल है जो बहुत छोटी इकाई है, लेकिन वो नजर नहीं आता है, लेकिन विचारधारा के आधार पर संगठित होता है, ठीक है ना। विचारधारा के आधार पर संगठित होगा और इसकी कार्रवाई जो होगी वो गुप्त रूप से होगी, वो गुप्त रूप से काम करेगा, ठीक है ना। ये सेल होते हैं। सेल क्या होते हैं? आप अपने शरीर के सेल को देखोगे, वो क्या है, वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो गुप्त रूप से अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है। वो हमारे शरीर के अंदर गुप्त रूप से कार्य करते रहते हैं। आपका ब्लड से एक से दूसरे अंग तक जाते हैं,
और कहीं कोई दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, वहाँ पे जो तुरंत जाके उसको रिपेयर करती हैं, वहाँ पे उसको दुरुस्त करती हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्येक, ये एक छोटी से छोटी इकाई है, विचारधारा के आधार पर संगठित होगी, गुप्त रूप से कार्य करेगी। उच्च नेता का निर्णय सामान्यपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश का सिर्फ चुनाव जीतना ही उद्देश्य नहीं है। अब ये क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा शायद हमने गलत लिख दिया है, क्या टाइप गलत हुआ है, एक मिनट। अब ये है कहाँ की, ये सेल आप देखोगे ना तो सेल जो है ना ये ज़्यादातर मिलती है साम्यवादी देशों में मिलती है। ये सेल जो है वो साम्यवादी उसकी विशेषता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें सर्वोच्च नेता का निर्णय मान्य होता है, पहला सेंटेंस। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश होती है इसमें, और सिर्फ चुनाव जीतना ही उद्देश्य नहीं होता है। अब देखो तीन बातें, सर्वोच्च नेता का निर्णय ही मान्य होता है। अब साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में जो सर्वोच्च नेता होगा या पार्टी ने जो कह दिया वही निर्णय मान्य होगा, खत्म। उसके बाद कोई वो नहीं है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, नीचे से चुन के तो नेता ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नेता बोलेगा नीचे वालों को मानना होगा। तो सर्वोच्च नेता का निर्णय मान्य होगा। सेल किसकी बात मानेगा? सर्वोच्च नेता की। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की जाती है। ये पार्टियां क्या करती हैं कि ये सत्ता पर कब्जा करके क्या करना चाहती है, साम्यवादी या समाजवादी सरकार की स्थापना करना चाहती है, समाजवादी व्यवस्था लेके आना चाहती हैं। तो क्या है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था बदलना चाहती है। भारत के अंदर CPI क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं। सिर्फ चुनाव जीतना इनका उद्देश्य नहीं है कि चुनाव जीत जाए और सत्ता पे बैठ जाएं। इनका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, साम्यवादी सरकार की स्थापना करना। चुनाव जीतना तो उद्देश्य है ही इनका, तो लेकिन ये क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करके समाजवादी या साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी जाए। उदाहरण के लिए साम्यवादी पार्टियां व इटली में फासीवाद पार्टी, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपसे पूछ लेगा कि सेल जो है वो उसका संबंध किस पार्टी से हो सकता है, तो उसका होगा किससे, आपका साम्यवादी पार्टी से। अब मिलिशिया जो है आपका मिलिट्री से समझ लेना, और ये जो है एक प्रकार से सेना है, एक प्रकार से, ठीक है ना, सेना। और हिटलर जो था ना, हिटलर ये तूफानी दस्ते रखता था, दस्ते। और माओ जो था वो उसके पास रेड आर्मी थी। और ये जो थे ना, ये व्यक्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये हिटलर की पूजा करते थे, रेड आर्मी माओ की पूजा करती थी। इनके पास अपना एक ड्रेस कोड होता था और वो ड्रेस पहन के रखते थे। और ये रेड आर्मी जो माओ की थी, ये तो हाथ में लाल किताब भी रखा करती थी। और ये क्या करते थे, ये एक सेना की तरह व्यवहार करते थे। जबरदस्ती सेना क्या करती है, मार पीट के समझा देती है ना फटाफट, और जो विरोध करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देगी, और ज़्यादा विरोध करेगा तो उसको मार देगी। तो इस तरह का इनका था हिटलर के तूफानी दस्ते और माओ की रेड आर्मी, कि ये क्या करते थे कि आपको ज़बरदस्ती मनवाया करते थे कि भाई हमारी जो नीति, हमारी पॉलिसी वो सही है, मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम पीटेंगे और तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। तो ऐसी मिलिशिया है, ठीक है ना, मिलिशिया इसी तरह की है। तो ये 4 तरह का वर्गीकरण इन्होंने बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाता है कि भाई बताओ उसके बाद आंतरिक के अंदर होता है जो संसद के अंदर से टूट के जो दल बनते हैं, ठीक है ना, वो संसद के अंदर से टूट के बनते हैं आंतरिक, ठीक है ना। जो आपका जन्म उदय विकास के आधार पर जो दल बनते हैं उनको आंतरिक दल कहता है। ये क्या कहता है कि सत्ता के लालची होते हैं, लोभी होते हैं, और ये सत्ता प्राप्त करने के लिए या सत्ता में कोई बड़ा पद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर से बिखरे,
और भी कई सारे दलों का इसी तरह से बिखराव हुआ, वो संसद के अंदर बिखरते हैं। और जो धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर जो जिनका उदय होता है वो बाह्य दल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो बाह्य दल होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक दल जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? संसद के अंतर्गत होता है। ये सत्ता की लोभी होते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। और जो बाह्य दल होते हैं वो धर्म, जाति, इसके आधार पर इनका निर्माण होता है और संसद के बाहर इनका निर्माण होता है। अब यह है जोसेफ ला पलम्बरा और माइनर वीनर का वर्गीकरण है। ठीक है ना, तो अब ये भी बड़ा मज़ेदार वो है वर्गीकरण है। तो इन्होंने दो आधार पे किया है। इन्होंने बेसिकली दो कैटेगरी बनाई। पहले एक तो प्रतियोगी दल पद्धतियाँ, जहाँ प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता कहाँ पे होगी? जहाँ पे दो दल या दो से अधिक दल होंगे। ठीक है, और एक बनाई अप्रतियोगी दल पद्धतियाँ, जहाँ पे सिर्फ एक ही दल होगी, तो वहाँ पे प्रतियोगिता होगी नहीं। तो इन्होंने क्या बताया? प्रतियोगी दल पद्धतियाँ और अप्रतियोगी दल पद्धतियाँ। ठीक है, तो उसके बाद ये डिवाइड करते हैं जो आपका आगे दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। अधिपत्य वैचारिक। ठीक है, अधिपत्य वैचारिक ये जो होती हैं ये विचारों के ऊपर आधारित होती हैं। ठीक है ना, जैसा हमने पढ़ा था कि सैद्धांतिक होती हैं। ये क्या होती हैं? ये अधिपत्य वैचारिक जो होती हैं ये सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, विचारधारा पर आधारित होती हैं। और कहाँ ये, जैसे यूके की स्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ, यूके की दोनों जो पार्टियाँ हैं, लेबर और कंजर्वेटिव, ये क्या है? कहीं ना कहीं आपके विचारधारा पे है। इन दोनों की विचारधारा अलग अलग है, आप विचारधारा से इनको पहचान सकते हो। ठीक है ना, और सिद्धांत पे ये आधारित हैं। तो ये होगी अधिपत्य वैचारिक। फिर अधिपत्य फल मूलक, मतलब ये फल की इच्छा करती हैं। ठीक है, इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये अधिपत्य तो चाहती हैं, लेकिन इनको क्या है कि इनको सिर्फ फल से मतलब है। मतलब सत्ता मिलनी चाहिए, सत्ता मिल जाए, चाहे उसके लिए कोई भी विचारधारा अपनानी पड़े, कोई विचारधारा अपनानी पड़े या छोड़नी पड़े। ठीक है ना, तो ये इस तरह की है। तो इसीलिए इसको अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति भी कहा जाता है। यूएसए में है। इसके दोनों दल जो हैं उनके अंतर्गत विचारधारा का अंतर नहीं है। दोनों ही उदार पूंजीवाद के समर्थक हैं। दोनों ही क्या है? उदार पूंजीवाद के समर्थक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिपत्य फल मूलक में क्या होता है कि आप एक सत्ता को, रिजल्ट को ही महत्व दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विचारधारा क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टनीय वैचारिक फ्रांस इटली बहुदलीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, यहाँ पे उल्टनीय वैचारिक में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे दल होंगे, बहुत सारे दल होंगे और ये विचारधारा के आधार पर कट्टर होंगे। विचारधारा के आधार पर ये कट्टर होंगे। इनके अपने अलग अलग सिद्धांत होंगे। आप हर एक पार्टी को उसकी विचारधारा से या उसके सिद्धांत से पहचान सकते हैं। और एक सिद्धांत वाला दूसरे के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरे वाला पहले वाले को नहीं करता है। ये सब इतने कट्टर होते हैं, तो इसी को कहते हैं उल्टनीय वैचारिक। ये फ्रांस इटली बहुदलीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद उल्टनीय फल मूलक, ये जो है अब इनमें यहाँ पे विचारधारा नहीं है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड नीदरलैंड बहुदलीय, ठीक है ना, यहाँ पे सिद्धांत नहीं होता है, यहाँ पे विचारधारा नहीं होती है। तो ठीक है, आप क्या करेंगे? आप वैचारिक और फल मूलक को याद करेंगे, अधिपत्य को याद रखेंगे और उल्टनीय को याद रखेंगे। उल्टनीय है तो इट्स मीन कि ये बहुदलीय है, और अधिपत्य है तो इसका मतलब ये द्विदलीय है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अधिपत्य मतलब क्या हो गया कि स्थायी अधिपत्य वाले, सालों तक दल व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? ये स्थायी अधिपत्य वाले होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उल्टनीय में क्या होता है? अभी क्या था ना, जैसे ये अब इधर से ये उल्टा पुल्टा हो गया, घूम रहा है,
तो क्या है कि इनकी विचारधारा घूमती रहती है, कभी कुछ ले लेंगे कभी कुछ ले लेंगे, बस मेन मकसद ये है कि भाई सत्ता मिल जाए। वैचारिक मतलब विचारधारा व सिद्धांतों से बंधी हुई, फल मतलब होता है व्यवहारिक ढीली ढाली विचारधारा, सिद्धांत नहीं होता इसमें। अब ये तो हो गए प्रतियोगी दल 4, कौन कौन से हो गए? अधिपत्य वैचारिक, अधिपत्य फलमूलक, ठीक है। उसके बाद उल्टनीय वैचारिक, उल्टनीय फलमूलक। तो ऐसे करके हम याद करेंगे, और कुछ नहीं है, बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम यूज किया है और कुछ नहीं किया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अब गैर में है एक दलीय सत्तावादी, ठीक है। एक दल होगा, ठीक है, वो सत्तावादी, उसके अंदर अथॉरिटेरियन होगा, ठीक है। एक दलीय बहुलवादी, कई सारे तो दल होंगे लेकिन एक ही दल क्या होगा? डोमिनेंस होगा, ठीक है ना, सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, ठीक है। फिर एक दलीय सर्वाधिकारवादी, ये कौन सा हो गया? ये टोटल ये एक ही दल होगा और किसी दल की इजाज़त नहीं होगी, किसी दल को बनने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपका साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्ट देशों के अंदर होता है। चीन के अंतर्गत क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, किसी और को खड़ा ही नहीं होने देती है। तो एक दलीय सर्वाधिकारवादी, और आपके हर एक क्षेत्र में ये क्या करेगी? आप प्रभाव डालेगी। तो ये आपके जो है, मैंने आपको बताया कि कैसे आपका ला लोम्ब्रा ने आपका वर्गीकरण दिया है, ठीक है ना। ला लोम्ब्रा और माइनर वीनर, इनका भी आया हुआ है एक क्वेश्चन। अब ये सार्टोरी महोदय हैं इटली के। सार्टोरी ने भारतीय दलीय व्यवस्था को प्रभावी दलीय व्यवस्था कहा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है पीजीटी के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। वहीं WH मॉरिस जोन्स ने भारतीय दलीय व्यवस्था को प्रभावी व्यवस्था, एक दलीय प्रभावी, तो ये है वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम किसने कहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कोटेशंस। सार्टोरी अपनी पुस्तक ट्राइपोलॉजी ऑफ द पार्टी के सिस्टम दलीय 3 आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। राजनीतिक दलों की संख्या क्या है, पहला आधार। दूसरा, दलों की विचारधारा क्या है, और दलों में विखंडन की मात्रा, ठीक है ना। दलों में विखंडन की मात्रा क्या है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण करते हैं। अब समझते हैं जरा इसको। संयुक्त बहुदलीय प्रणालियां, ये स्विस, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम। संयुक्त बहुदलीय प्रणालियां अनेक पार्टियां, पर इनके मध्य ज़्यादा विचारधारा दूरी नहीं है। यहाँ पे 5 से ज़्यादा विचारणीय दल हो सकते हैं। आपसी समझौता करके ये स्थिर सरकारों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जनहित पहले होता है इसके अंदर, पार्टी बाद में होता है। इसी वजह से ये क्या होता है कि एक स्थिर सरकारों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर पार्टी का हित होता तो फिर ये टूट फूट जाते कि ठीक है, मेरे को ये पद चाहिए, देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं गठबंधन में नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? जनहित है कि भाई हमें जनता का काम करना है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? स्थिर सरकारों का निर्माण होता है। भारत में स्थिर सरकारों का निर्माण होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ दल हरदम टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, बनते रहते हैं, और सबका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ सत्ता मिल जाए। अब ये ध्रुवीकृत उग्र बहुदलीय प्रणालियाँ, ये 1957 से पूर्व फ्रांस था, वाइमर जर्मनी और इटली स्पेन के अंदर था। ध्रुवीकृत बहुलवादी प्रणाली, यहाँ 2 केंद्रीय दलों के, और अब जैसे यहाँ पे था ना NDA, बीजेपी था, इसमें कई सारे छोटे छोटे ऐसे दल बन गए। तो क्या निर्माण कर लिया इन्होंने? NDA। फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कांग्रेस थी, और छोटे छोटे फिर यहाँ पे दल इकट्ठे हो गए इसके अंदर, तो क्या बना लिया? UPA। ये सेम वही चीज़ है। यहाँ 2 केंद्रीय दल, तो केंद्रीय दल कौन कौन है? कांग्रेस है, बीजेपी है, कि चारों ओर छोटे दल इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देख रहे हो, सारे छोटे छोटे दल, इनके सहायक दल इकट्ठा हो गए हैं। दोनों गुटों में लगातार विरोध, अब इन दोनों गुटों में, बीजेपी में और कांग्रेस में लगातार विरोध होता रहेगा दोनों। और ये 1919 से लेकर 1933 तक का जर्मनी की बड़ी हालत थी। इस दौरान जर्मनी में स्थिर सरकार का निर्माण हो नहीं रहा था, और हुआ ये था कि भाई जर्मनी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया था। 1946 से 1992 तक इटली में सेम यही हालत रही।
अनेक पार्टियों तथा इसके मध्य ज़्यादा विचारधारात्मक दूरी अर्थात विचारधारात्मक कट्टरता। अब ये क्या है कि विचारधारा के आधार पर बटे होंगे। आप देख रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कितनी ज़्यादा विचारधारा को लेकर कट्टरता है। ठीक है, ये आपसी, इसमें आपसी समझौता नहीं, अस्थिर सरकारों का निर्माण। तो अब इनके अंदर क्या होता है, अस्थिर सरकार का निर्माण होता है, लोग आते रहते हैं कांग्रेस में से निकल के बीजेपी में, या इनमें से टूट के कहीं और बिखरते रहते हैं। पार्टी पहले होती है यहाँ पे, पार्टी पहले जनहित बाद में। तो जहाँ पे पार्टी पहले होगी तो अस्थिर सरकारों का निर्माण होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे जनहित होता है वहाँ पे आपका स्थिर सरकारों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब ये ऑटो किरचाइमर है, इन्होंने जो दिया है कैच ऑल पार्टी दिया है, क्या, कैच ऑल पार्टी सिस्टम, ठीक है, बिग टेंट थ्योरी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के सभी दलों में वैचारिक, सैद्धांतिक और विचारधात्मक विभाजन। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड के बाद जो है ना वो क्या हुआ है कि समस्याएं अलग तरह की हो गई, ठीक है, दो ध्रुव हो गए और लोगों का कल्याण करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इस तरह के मुद्दे क्या सेंटर में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि दलों के बीच में जो वैचारिक और सैद्धांतिक और विचारधारात्मक विभाजन था ना वो कम होता चला गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने विचारधारात्मक कट्टरता को त्याग दिया कि भाई मैं सिर्फ इस वर्ग के लिए काम करूंगा या इस वर्ग के विचारों से ही आगे चलूंगा, नहीं। और इन्होंने क्या किया कि फिर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। अब जैसे बीजेपी देखते हैं तो आज से पहले की अगर आप बीजेपी देखोगे जो 2000 से पहले की थी, तो वो क्या थे कि वो सिर्फ आपका राम मंदिर, ठीक है, हिंदू के आसपास ही सीमित थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि बीजेपी ने वो विचारधारात्मक कट्टरता का कुछ हद तक त्याग दिया है, ठीक है। अब वो बहुत ओबीसी वगैरह की भी बात करते हैं, वो SC ST की भी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए भी उन्होंने कई सारे कानून बनाए हैं। योगी जी ने जब निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत सारे मुसलमान प्रतिनिधियों को वो भी दिया था, सीट भी दी थी, है ना, निगम की। तो ये इनका कहने का मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड के बाद पार्टियों ने, ज़्यादातर पार्टियों ने क्या किया है कि सैद्धांतिक और विचारधारात्मक जो कट्टरता थी उसका त्याग कर दिया है। फिर उसके बाद आते न्यूमैन का वर्गीकरण। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लाल प्लम्बरा और आपका दुवर्जर, इनका जरूर याद करके रखना, क्वेश्चन वहीं से आएगा, यहाँ से तो चांस बहुत कम है। प्रतिनिधित्वकारी दल, जनमत का ये जो है प्रतिनिधित्वकारी जो ये होते हैं, दल होते हैं, ये क्या करते हैं, जनमत का प्रकटीकरण करना कि उसे और निर्माण, आकार देना, चुनाव के समय सक्रिय रहना, ये सारे काम प्रतिनिधित्वकारी दल के होते हैं कि जनमत का प्रकटीकरण करते हैं, ठीक है, जनमत निर्माण करते हैं, आकार देते हैं, चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। US से हो गया, अमेरिका के विद्वान शुम्पीटर, रॉबर्ट डहल, डैनियल इसके समर्थक हैं। तो प्रतिनिधित्वकारी दल के समर्थक कौन है, तो शुम्पीटर, रॉबर्ट डहल, एंथनी डाउन्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी आया नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं। एकीकृत दल, जनमत का निर्माण, लामबंदी, सदैव सक्रियता इसकी विशेषता है, उदाहरण के लिए इंडिया और इंग्लैंड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि भाई एकीकृत दल, इंटीग्रेटेड पार्टी जो है वो जनमत का निर्माण करना, ठीक है, लामबंदी करना, वोटरों को लामबंद करना और हरदम सक्रिय रहना, इनकी विशेषता है। और ये इंग्लैंड और भारत में होता है ऐसा। अब रॉबर्ट मिशेल्स हैं, ये अल्पतंत्र का लोह नियम देते हैं। क्या कहते हैं, अल्पतंत्र का लोह नियम है ना, जो उस अल्पतंत्र का लोह नियम, ठीक है। इससे न्यूमैन ने चुनौती दी, आधार जर्मनी की जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है ऑफिस सीकिंग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देखना, इम्पोर्टेंट। ऑफिस सीकिंग, ऑफिस सीकिंग वो होता है
सत्ता प्राप्त करना होता है इनका, ठीक है ना, सत्ता, ऑफिस, ये ऑफिस प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे है ना पीएमओ, है ना। ऑफिस कहाँ होगा, जहाँ पे ऑफिस तो वही होगी ना जहाँ पे सत्ता होगा, वहीं पे ऑफिस होगा। तो एक प्रकार से ऑफिस को आप सत्ता कहिए यहाँ पे। ऑफिस सेवा प्राप्त, सत्ता प्राप्ति भी इनका उद्देश्य होता है। और ये हाँ जी, सत्ता ही है, सत्ता प्राप्ति इनका उद्देश्य होता है। और एक दलीय देशों में ये एक दलीय देशों में पाया जाता है जहाँ क्या नेता ही महत्वपूर्ण होता है। साम्यवादी देशों में जो नेता महत्वपूर्ण होता है ना, उनका उद्देश्य उससे संबंधित है, ये उसको कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति उद्देश्य होता है। एक दलीय देशों में जहाँ नेता ही महत्वपूर्ण होता है वहाँ पाया जाता है। ऑफिस सीकिंग, पॉलिसी सीकिंग, ठीक है। यूके की लेबर पार्टी है, यूके की लेबर पार्टी और साम्यवादी दल, ये क्या होते हैं, ये नीति बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और ये जो है आपका वोट सीकिंग दल, यूएसए के दल है, इनका उद्देश्य क्या है, वोट प्राप्त करना। तो एक जो है आपका ऑफिस सीकिंग है, ये सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। पॉलिसी सीकिंग, ये क्या करना चाहते हैं कि ये पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। साम्यवादी दल जो है क्या है, मजदूरों के पक्ष में बहुत सारी वो बनाना चाहता है, पॉलिसीज बनाना चाहता है, ठीक है। ये साम्यवादी दल यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का है। साम्यवादी दल यहाँ पे आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, साम्यवादी। तो पॉलिसी सीकिंग जो है यूके की लेबर पार्टी है, ये क्या चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नियम बनाए जाए, ठीक है ना, ताकि लोगों का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो, लोग उनके फ़ायदे के लिए काम करना चाहती है। तो ये पॉलिसी सीकिंग पार्टी दल होते हैं। और एक होता है वोट सीकिंग, ये क्या, इनका सिर्फ उद्देश्य क्या है, आप मत प्राप्त करना है, सिर्फ इनको मत प्राप्त करना है। तो स्ट्रॉम का वर्गीकरण जो है वो 3 आधार पे है। ऑफिस सीकिंग, जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, ये साम्यवादी उसमें होता है, साम्यवादी देशों के अंतर्गत होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही दल होता है, ये सत्ता प्राप्त करेंगे, सत्ता पे बने रहेंगे। फिर पॉलिसी सीकिंग वो होता है जो जनता के लिए क्या बोलते हैं, जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए और अलग अलग कानून नियम बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण चाहते हैं। तो ये क्या है, ये पॉलिसी सीकिंग, ये पॉलिसी बनाने के भूखे होते हैं। और एक होता है वोट सीकिंग, ये वोट के भूखे होते हैं, ये सिर्फ वोट प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर अपने उसमें घर चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर जब चुनाव आएगा तब नजर आएंगे। तो स्टॉर्म का वर्गीकरण का 3 आधार है, ऑफिस सीकिंग, पॉलिसी सीकिंग और वोट सीकिंग। अब लेनिन का आ जाता है लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया था कि भाई नीचे वाले अपने नेता का चुनाव करेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक बार आपने अपने नेता का चुनाव कर दिया, ठीक है ना, आप नेता का चुनाव करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार चुनाव हो जाने के बाद आपको इसकी बातें माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लोकतंत्रीय केंद्रवाद मतलब लोकतंत्र की प्रणाली से तो आपने अपना नेता चुन दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये केंद्रवाद हो गया, मतलब आपको इसकी बातें माननी पड़ेगी। ये कहते हैं कि विचारधारा आवश्यक है, कि ये कहते हैं विचारधारा आवश्यक है, वर्ग चेतना बाहर से आती है, कि मतलब एक ऐसा कुछ लोग होंगे, कुछ जो क्या करेंगे कि वो क्रांति को, है ना, क्रांति को क्या करेंगे कि फैलाएंगे, वो लोगों को सचेत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई तुम्हारा शोषण हो रहा है और पूंजीपति तुम्हारा शोषण कर रहा है, लोगों के अंदर चेतना लेके आएंगे, ठीक है ना। और जब चेतना आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, उनका वो करेंगे, नेतृत्व करेंगे, ठीक है ना। जो हरावल दस्ता, व्यावसायिक क्रांतिकारियों का हरावल दस्ता नाम देता है, तो ये क्या करेंगे, फिर क्रांति कर देंगे। तो ये लेनिन ने जो दलों की विशेषता बताई है, व्हाट इज टू बी डन के अंतर्गत कि क्या बोलते हैं, लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत दिया, विचारधारा को आवश्यक माना, जबकि कार्ल मार्क्स कहता था कि विचारधारा क्या है, मिथ्या चेतना है और शोषण करने में सहायता करती है, ठीक है। और मार्क्स क्या कहता है कि वर्ग चेतना स्वतः आएगी, अपने आप अंदर से आएगी, जबकि लेनिन क्या देता है, वर्ग चेतना गुरुजी खुद नहीं आएगी, ये बाहर से आएगी, और ये आएगी नहीं, इसको लाना पड़ेगा। और कौन लेके आएगा, व्यावसायिक क्रांतिकारियों का हरावल दस्ता है जो इनका नेतृत्व करेगा, जो क्रांति का नेतृत्व करेगा वो लेके आएगा।
अब थोड़ा सा इनका विरोध भी कर लें कि राजनीतिक दलों के विरोध के बारे में हम देखें तो दल विहीन लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल ना हो। सर्वप्रथम 18वीं सदी में यूएसए के राष्ट्र निर्माताओं ने दल विहीन लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके समर्थक कौन है? वाशिंगटन, जेफरसन, हैमिल्टन और मेडिसन। आप देखोगे सन टन यही है ना। आपसे अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दल विहीन लोकतंत्र का समर्थक नहीं है, तो आप ये जरूर देखना आखिरी में टन, सन, टन, सन, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, ये जरूर होना चाहिए। टन है और सन है तो ठीक है, वाशिंगटन, जेफरसन, हैमिल्टन, मेडिसन, ठीक है ना। तो ये अगर चार हैं। और भारत में किसने दिया? सबसे पहले भारत में एम एन रॉय ने दिया था साथियों, एम एन रॉय ने दिया था। उसके पास महात्मा गांधी ने दिया था। विनोबा भावे ने इसको खूब आगे बढ़ाया लेकिन नहीं हुआ कामयाब। और उसके बाद जय प्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना। तो भारत के तीन हैं, एम एन रॉय, एम गांधी और फिर इसका जेपी नारायण। तो ये लोग थे जिन्होंने दिया था। तो इतना ही था दोस्तों जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे संबंधित लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन की वो जरूर आएगी, तो आप उसको जरूर करिएगा। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आप समझ लीजिए आपको फिर आपके 2 नंबर पक्के हैं। 2 नंबर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये 2 नंबर फिर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 नंबर या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर और 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर पक्के। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो वो छोड़ ही नहीं सकते। टीजीटी पीजीटी इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे।